शाम गुलजार रात 10:30 बजे। तो ईद के दिन को बनाइए और भी खूबसूरत ETV उर्दू के साथ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मस्जिदुल हराम मक्के मुकर्रमा से नमाज व खुतबे ईद उल फित्र का रास्त टेलीकास्ट बरोज़ ईद सुबह 8 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन, आज हम हाजिर हुए हैं एक खुसूसी पेशकश खास मुलाकात के साथ। खास मुलाकात में हमारे मेहमान हैं मारूफ फिल्मसाज व हिदायतकार प्रकाश झा। प्रकाश झा से गुफ्तगू की है ETV उर्दू और हिंदी चैनलों के हेड जगदीश चंद्रा ने। लेकिन इस तफसीली गुफ्तगू से पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। LOC मामले पर वज़ीर दिफा AK एंटनी के बयान को लेकर आज पार्लियामेंट की कार्रवाई मफलूज होकर रह गई। अपोजिशन ने जारहाना तेवर दिखाते हुए एंटनी पर पाकिस्तानी फौज को क्लीन चिट देने का इल्जाम लगाया। अपोजिशन ने वज़ीर दिफा से माजरत ख्वाही का भी मुतालबा किया। अपोजिशन के हंगामे को देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई मुताद्दिद बार मुलतवी कर दी गई। बिलाखिर दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर दिफा AK एंटनी ने अपने बयान को सही ठहराया। AK एंटनी ने कहा कि उन्हें जो जानकारी हासिल हुई उसी के मुताबिक उन्होंने LOC पर हमले में पाकिस्तानी दहशतगर्दों के मुलविस होने के ताल्लुक से बयान दिया था। वज़ीर दिफा ने राज्यसभा को बताया कि आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह के जम्मू से लौटने के बाद अगर उन्हें इस मामले में मजीद जानकारी हासिल होती है तो वो ऐवान को इससे वाकिफ कराएंगे। उधर कांग्रेस का कहना है कि वज़ीर दिफा AK एंटनी ने हिंदुस्तानी फौजियों की शहादत के ताल्लुक से पाकिस्तानी फौज को क्लीन चिट नहीं दी है। पार्टी ने पाकिस्तान के मसले से निपटने के मामले में BJP की तरफ से होने वाली तनकीदों को भी मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस तर्जुमान PC चाकू ने BJP पर इस मामले को सियासी रंग देने का इल्जाम लगाया। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। मोटापे से परेशान मत होइए। अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का स्लिमेक्स पाउडर। स्लिमेक्स पाउडर इस्तेमाल कीजिए जो वजन को कम करता है, चर्बी को पिघलाता है और को कम करता है। मुसलसल इस्तेमाल से बदन को आम हालत में ला देता है। अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का स्लिमेक्स पाउडर। अरे भाई, ये क्या कर रखा है तुमने? तुम्हारे खेत पर बिना काम के मोटर चल रही थी, उससे बिजली और पानी दोनों बर्बाद हो रहे हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई, फर्क कैसे नहीं पड़ता। एक तो पानी व्यर्थ बहने से तुम्हारा खेत खराब हो रहा है और बिना काम के मोटर चलने से बिजली बर्बाद हो रही है। अब तुम ही बताओ, अगर तुम इसी तरह इन सब चीजों को बर्बाद करते रहोगे तो एक दिन ना पानी बचेगा और ना बिजली, फिर क्या करोगे? बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा 5th लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड बोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। Ronit Passport Deodorant Body Spray drives you crazy. क्या खास है आज इफ्तार में?
ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। ध्येय हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा, नई सुविधा नई नीतियां लाई सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत 1,36,00,000 मरीजों को 141 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई। साथ ही इस बार की बजट घोषणा में हृदय, कैंसर एवं किडनी रोग के इलाज के लिए चिन्हित निजी अस्पतालों में इलाज करवाने पर 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि का किया प्रावधान। धन्वंतरी एम्बुलेंस योजना के तहत अब तक लगभग 21 लाख से अधिक लोगों को और 6 लाख से अधिक प्रसूताओं को आपातकालीन परिवहन सेवाएं पहुंचाई। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया नया राजस्थान। मुझे बनाने का शौक बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख परिवारों को निशुल्क वितरण, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के 47 लाख तथा शहरी क्षेत्र के 6 लाख बीपीएल एवं छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा। साथ ही CFL के प्रयोग से लगभग 92 करोड़ 75 लाख यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। कैंप में वितरित की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देगी। प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा 2 CFL का प्रयोग करने से औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना में CFL का वितरण ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और राजीव गांधी सेवा केंद्र एवं शहरी क्षेत्र में सहायक अभियंता कार्यालय में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत 2 CFL निःशुल्क बांटी जा रही है, जिससे बिजली की बचत होगी। बीपीएल हो चाहे APL हो, स्टेट बीपीएल हो, बिजली का बिल जिनके नाम से है, जो कनेक्शन है, उन्हीं को सबको दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत CFL वितरित की जाएगी। इससे पता लगा कि इससे बिजली बचत होती है, उससे बिल भी कम आएगा। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का, ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। हमारा आशियाना प्रकृति की गोद में। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। यही तो है मेरी शान, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज प्यार का, और जिंदगी is good, PT Innerwear, PT is good। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। ध्येय हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा, नई सुविधा नई नीतियां लाई सबको सुलभ चिकित्सा।
सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत 13,831 चिकित्सा इकाइयों के 14,737 दवा वितरण केंद्रों के माध्यम से आमजन को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली 400 दवाइयां निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस योजना से अब तक लगभग 7 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में दवाइयों की संख्या 400 से बढ़ाकर 600 कर दी है। इससे अब आमजन को और भी फायदा होगा। इसके अलावा 7 अप्रैल 2013 से राज्य में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना शुरू हो चुकी है। इसके तहत सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें हो रही है निःशुल्क। इसके बाद 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें होंगी निःशुल्क। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ये क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। देश एवं प्रदेश का विकास सभी वर्गों एवं समुदायों की भागीदारी से ही संभव है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बनाई नीतियां और की घोषणाएं। प्रदेश में केंद्र सरकार के समान अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास और उनके समुचित संरक्षण के लिए अलग से अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन किया। अल्पसंख्यकों को बेहतर कारोबारी माहौल और ऋण मुहैया कराने के लिए राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा अल्पसंख्यकों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु संसाधन जुटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली गारंटी राशि 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर की 100 करोड़ रुपए। साथ ही 2013-14 के बजट में 200 करोड़ रुपए के प्रारंभिक अंशदान से अल्पसंख्यक विकास कोष के गठन की घोषणा के साथ ही अल्पसंख्यक बाहुल्य शहरों एवं पंचायत समितियों के लिए केंद्र सरकार के मल्टी सेक्टोरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत प्रत्येक शहर एवं पंचायत समिति हेतु 10 करोड़ के विकास कार्य प्रस्तावित। इसके अलावा अल्प आय वर्ग के अल्पसंख्यकों के द्वारा उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक से ऋण लेने पर ब्याज अनुदान के साथ ही महिला उद्यमियों के लिए ऋण आवंटन की प्रक्रिया को सरल कर अल्पसंख्यक वर्ग की महिला उद्यमियों द्वारा ऋण चुकाने पर संपूर्ण ब्याज की छूट। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ये नया नया क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। फाउंडर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना।
सुंदर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड बोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। सबको शिक्षा सुलभ हुई और साक्षरता की दर बढ़ी, गांव-गांव में स्कूलों और कॉलेजों की नींव पड़ी। राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहन और शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किए कई अभूतपूर्व प्रयास। राज्य में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू कर 7,25,000 ड्रॉप आउट स्कूल बच्चों को जोड़ा मुख्य धारा से। राज्य में 2,184 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में और 418 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने के साथ ही 667 विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय शुरू किए। साथ ही राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत कक्षा 10 व 12 की परीक्षा मेरिट के आधार के प्रथम 10-10 हजार विद्यार्थियों को तथा सभी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 14 इंच आकार के गुणवत्तापूर्ण लैपटॉप। इसके अलावा बजट 2013-14 में राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना का विस्तार कर कक्षा 8वीं में दूसरे से 11वें स्थान पर रहने वाले बालक बालिकाओं को टैबलेट पीसी वितरण। वित्तीय वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा के अनुसार 1000 नए प्राथमिक विद्यालय, 1000 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक, 1000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक एवं 600 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य संकाय भी खोले जाएंगे। इसके अलावा 41,700 अध्यापकों के पद विभिन्न श्रेणियों में किए हैं सृजित। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया नया नाज़रीन, एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, अब पेश है खास मुलाकात मारूफ फिल्मसाज प्रकाश झा के साथ, जिनसे गुफ्तगू की है ETV उर्दू और हिंदी चैनलों के हेड जगदीश चंद्रा ने। आप देखिए ये तफसीली गुफ्तगू और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। हम जीत सकते नहीं, हम जीतेंगे। We will win this match. तूने हमारे पति का ही नहीं, औरत के मर्यादा की हत्या की है। तू नहीं बचेगा। मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। दुश्मन तो समाज खुद है अपना। तुम्हारी खुशनसीबी हमारी बदनसीबी है कि हम होम मिनिस्टर हैं और आज यहाँ मार नहीं सकते तुमको। बस आज भर का टाइम है तुम्हारे पास। तबरेज भाई, कल तक का टाइम नहीं था हमारे पास। गरीबी, भुखमरी, बेकारी, ये सब रंग पूछ के वार नहीं करते। ये पेट की मारी जनता है राय साहब। एक रोटी का आसरा दे दीजिए, 2 मीठे वादे कर दीजिए, किसी भी रंग का झंडा उठा लेंगे। खलबली मच गई है। सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि कैसे हमारी एकता तोड़े। करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। कैसे हमारे परिवार के हत्यारों को वोट देकर सत्ता की कुर्सी पर बिठाएंगे आप लोग? जवाब दीजिए हमें। एजुकेशन से बड़ा कोई बिजनेस नहीं है। पेड सर्विस विदाउट गारंटी। इस देश में 2 भारत बसते हैं। मैं ऐसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता जो गरीबों की इज्जत करना नहीं जानता। कबीर मत करिए, इसका अंत बहुत भयानक होगा। सही बोल रहा है तू। अगली बार जब हम मिलेंगे, हम दोनों में से एक ही वापस लौटेगा। क्या समझ रखा है आपने हमको? बाराती का ढोल कि आप बजाते रहेंगे और हम डांस करते रहेंगे? नौकर हैं आप जनता के और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम।
अब सिर्फ एक ही एक्शन होगा, पब्लिक का डायरेक्ट एक्शन। आज मर जाएंगे लेकिन लड़ेंगे जरूर। आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रकाश जी, बिहार के एक छोटे से गांव से चल के आप मुंबई आए जी, और सारे देश में इस तरह की आपने धूम मचाई और बिहार में आपको गुदड़ी का लाल कहा जाता है, तो आज आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, अभी भी वैसा ही हूँ और अभी भी उसी छोटे से गांव बेतिया के आसपास पश्चिम चंपारण में मेरा गांव है, मेरा घर है। लगभग रोज बात हो जाती है वहाँ गांव से। मेरा छोटा भाई है, वो खेती बाड़ी वही देखता है, लोगों से भी चर्चा हो जाती है। तो अभी भी वहीं का हूँ। दिल में बसा हुआ है गाँव? हम गांव में ही बसे हुए हैं। हम यहाँ आ गए हैं, कर्मभूमि हमारी मुंबई हो गई और यही कहूँगा कि भाग्यशाली रहा कि जब भी जो करना चाहा ईश्वर ने साथ दिया उसने। तो एजुकेशन वगैरह कहाँ हुई, स्कूल एजुकेशन? और जी मेरी आरंभिक स्कूल की पढ़ाई जो है वो आर्मी स्कूल, सैनिक स्कूल तिलैया में हुई। वो कैसे? माता और पिताजी को ऐसा था कि मैं किसी पब्लिक स्कूल में जाऊं और सैनिक स्कूल उस वक्त नया नया खुला था 1963 में। तो मैं पहले बैच का विद्यार्थी था। बड़ी अच्छी शिक्षा रही वो, मतलब मेरे स्कूल के दिन जो हैं वो बड़े कठिन, बड़े श्रम भरे और बड़े ही जागृत करने वाले वर्ष थे। मेरे जो बैचमेट्स हैं, मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में कम्पीट हुआ था 1969 में, और मेरे बैचमेट्स जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, मेजर जनरल हैं, वो सब संपर्क में हैं लोग। आप आर्मी में क्यों नहीं गए फिर? मैं 12वीं क्लास तक आते आते 11वीं 12वीं तक मेरा ऐसा मन हो गया था कि मैं कुछ अलग करना चाहता था। रेजिमेंटेड लाइफ या जो एक एक्सपेक्टेशन होती है सिविल सर्वेंट बनना, या उसमें सीमित नहीं रहना चाहता था मैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ भी अलग करूं, चित्रकार बनूं या लेखक बनूं या संगीतकार बनूं या कुछ इस तरह की चीज़ मेरी भावना मेरे घर में। हालांकि ऐसी कोई एक्सपोजर नहीं थी सिवाय इसके कि स्कूल में आर्ट्स में बड़ा इंटरेस्टेड रहा करता था। आर्ट्स टीचर हमेशा हमारी पूछ किया करते थे। जब भी स्कूल में कोई ड्रामा हो या कोई इस तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तो सबसे पहले मुझे बुलाया जाता था, मैं पूरे चार्ज में हो जाता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ अलग करूं। उस वक्त तक वो सपनों जैसा ही था। फिर नेशनल डिफेंस एकेडमी में नहीं जा करके मैं कॉलेज में चला गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिजिक्स ऑनर्स रामजस में मैंने एडमिशन। तो मन तो आर्ट में बसता था और आए फिजिक्स में, ये कैसे? पढ़ाई में अच्छा हो रहा था और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री और फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करते थे। और एक चीज़ आपको बता दूं कि साइंस का और कला का बड़ा गहन संबंध है। फिलोसफी? हाँ, मतलब आर्ट्स तो आदमी पढ़ ही सकता है, लेकिन जो साइंस है, जो अभी भी मुझे जितनी भी विधाएं हैं फिल्म में, चाहे वो साउंड रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे वो कंपोजिशन हो, चाहे वो कहीं आर्ट डायरेक्शन हो, वहाँ भी मापदंड की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब चीज़ों में साइंस हमेशा काम आता है। फिर मुझे ऐसा लगता था, वो उस समय उतना सोचा विचारा नहीं और उतनी प्रबलता से अपने माँ बाप को नहीं कह पाया। एडमिशन हो गया वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता था। साल भर के अंदर मैं फिर डगमगाने लगा और जाकर के अंततोगत्वा मैंने अपने माता पिता से कह दिया कि मेरे से ये नहीं होगा, क्योंकि हमारे बिहार में तो क्या है कि सिविल सर्वेंट्स की फैक्ट्री है। हाँ, you're right। और जिस जमात से मैं आता हूँ, पढ़े लिखे खानदान से, तो वहाँ तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप आईएएस बनेंगे, नहीं तो आईपीएस बन जाएंगे, आईएफएस बनेंगे, कुछ तो आप व्यवस्थित होंगे। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहता और ना बन पाऊँ जिंदगी में, इसीलिए मैं ग्रेजुएशन नहीं करूँगा। वाह। तो मेरे पास कोई चारा नहीं रहेगा और
थोड़े बहुत संघर्ष और थोड़ी बहुत विरक्ति के बाद मैंने घर छोड़ दिया। तो व्यवस्था के प्रति आक्रोश शुरू से ही था मन में? नहीं, दरअसल ऐसा कुछ नहीं था। आज भी व्यवस्था के प्रति आक्रोश नहीं है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि समय के साथ और इतिहास के साथ व्यवस्थाएं तो बदलती रहती हैं, नई नई चीज़ों से नई नई चेंजेस आते हैं। मैं एक दर्शक तो हूँ ही, साथ साथ ऑब्जर्व करता हूँ और जो चारों तरफ होता रहता है उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो आक्रोश अगर समाज में है तो वो आक्रोश मेरी सोच में आता है। वाह। मैं व्यक्तिगत रूप से आक्रोशित नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये अगर उदार आर्थिक नीति होगी तो उसके क्या परिणाम होने वाले हैं समाज पे। जब डिप्रेशन होगा तो क्या समाज में परिवर्तन आने वाले हैं। क्योंकि आज जो हम अपने देश में एक नई व्यवस्था, नए तरह के, समझिए कि सबसे बड़ी हमारी यंग लोगों की आबादी है, सबसे बड़ी है, विश्व में सबसे बड़ी है, और इनकी पूरी सोच बदल गई है। सोच बदलने का मूल कारण है आर्थिक उदार नीति, क्योंकि उसने नई व्यवस्था, नए समाज को जन्म दिया 1990 के बाद। तो वो आज मैच्योर कर गया है, वो आज बोल रहा है, वो आज सोच रहा है, वो आज परफॉर्मेंस मांग रहा है। पूरे विश्व में आप देखें तो एक प्रोटेस्ट का एक वातावरण चल रहा है, जहाँ की मध्यवर्गीय समाज जो है या पढ़ा लिखा यंग आदमी जो है वो बाहर निकल करके अपनी बात कहना चाहता है। तो फिर कॉलेज से कहाँ गए? कॉलेज छोड़ा तो? कॉलेज छोड़ करके थोड़ा जैसे घर पे कुछ दिनों तक संघर्ष चला। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि अच्छा ठीक है, चलो पढ़ाई लिखाई तुमने छोड़ ही दी, तुमको अगर जिंदगी ऐसे ही करनी तो अब रहो यहाँ, हमको चैन दो, हमको छुट्टी दो, हम जाते हैं घूमने, हम, और तुम यहाँ खेती करो। गांव में? गांव में, चंपारण में। चंपारण, वही बेतिया में, बरहड़वा हमारा गांव जहाँ है। तो करीब करीब साल भर मैंने खेती की। कितनी जमीन थी गांव में वहाँ? हमारी जमीन है, अच्छी जमीन है, पूर्वजों की जमीन अच्छी है। मैंने तो फिर बाद में बहुत और भी खरीद के उसको बढ़ाया, लेकिन उस वक्त भी 40-50 एकड़ जमीन थी। तो खेती की आपने? तो मैंने दो फसलें उगाई, एक खरीफ की, एक रबी की फसल जो है वो फसल उगाई मैंने। कितना इन्वॉल्वमेंट था उस प्रोसेस में? पूरी तरह से मैं खेत खोदने से और पानी डालने से और बीज डालने से और पूरी तरह से वही दिन रात का काम ही वही था। वो एक साल मैंने जिस तरह से आर्मी में आर्मी का काम किया, उस तरह से खेती में किसान का काम किया। घर में था ट्रैक्टर वैक्टर ये सब थे या देसी स्टाइल से? जी थे। उस वक्त जितने भी संसाधन एक अच्छे समृद्ध किसान के पास होने चाहिए वो थे, और वो अच्छी बहुत भाट की जमीन हमारी है, बड़ी अच्छी जमीन है, वहाँ हर फसल पैदा होती है। पानी कैसा था? पानी तो बिहार में आप जानते हैं कि वाटर टेबल जो है वो 10 फुट नीचे है, सिर्फ मतलब दुनिया का सबसे बेहतरीन वाटर टेबल है वो। व्यवस्था जो है सिंचाई की भी बहुत अच्छी थी, तो अच्छी खेती है। क्या उगाया आपने? 2 फसलें किसकी करी? धान की एक फसल की और गेहूं की एक फसल की। धान जो है वो रबी खरीफ की फसल की, उसमें मक्का भी हो गया, ज्वार भी हो गया और गन्ना भी लगाया था। और जब धान करते हैं तो खेत में पानी रहता है, तो उस वक्त तो ज़्यादा कुछ आप कर नहीं सकते, सिर्फ धान ही होता है। लेकिन जो गेहूं की जो खेती होती है उसमें खेत सूखा रहता है, तो उसके साथ में लोग मकई भी लगा देते हैं, उसके साथ में लोग बाजरा भी लगा देते हैं। तो इन चीज़ों का ज्ञान भी अच्छा रहा। फिर 1 साल तक खेती की, उसके बाद फिर मुझे लगा कि ये मेरा लक्ष्य है नहीं और मैं इसमें फंसने का कोई कारण नहीं है। तो जो फसल मैंने पैदा की वो फसल अच्छे से समेट के रख दिया। और माँ बाप उन दिनों गोड्डा में थे, हमारे बिहार में, साउथ बिहार में एक जगह है। मैंने चाबी वाबी ली, गया उनसे मिला, उनको सौंप दिया। मैंने कहा अब तुम अपने संभालो, जैसे संभालना है, मैं चलता हूँ। मेरे जेब में सिर्फ 300 रुपये थे। ये 1972 की बात है। और पटना आकर के मैंने मुंबई का टिकट कटाया। मुंबई जे स्कूल ऑफ आर्ट्स ज्वाइन करने के इरादे से मैं आया था। रास्ते में एक हमारे साथ में जौनपुर से बैठे राजा राम जी पेटी कॉन्ट्रैक्टर थे यहाँ पे, उनसे दोस्ती हो गई। उनके टिफ़िन में ढेर सारा पराठा और सब्जी और मिठाइयाँ थी, वो मुझे खिलाते पिलाते ले आए। उनको अंदाज हो गया कि मेरा बम्बई में कोई है नहीं, तो
स्नेह हो गया उनको, कहा उन्होंने कि दहीसर मिलना में होता है कभी इस बड़े पद पे आने के बाद कभी? काफी दिनों तक मिलता रहा था, अब वो है नहीं। दहीसर में उनका मकान होता था और वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के पेटी कॉन्ट्रैक्टर थे। अच्छे भले आदमी